हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। और एक बार हम फिर से मुलाकात करते हैं आपके बायोलॉजी मेंटर यानी कि मैं नागेंद्र शाह। फ्रेंड्स, आई होप कि हमारे वीडियोस जो भी अपलोड हो रहे हैं आप उन्हें लाइक सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे, और उससे भी जरूरी कि आप उसको अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। हमारा एम सिर्फ यही है कि आप अच्छे से अच्छी नॉलेज को गेन करें और हमारी इन चीज़ों को, हमारे लेक्चर्स और वीडियोस को फॉलो और शेयर करते हैं। लास्ट हमने स्टूडेंट्स जो चैप्टर फिनिश किया था वो चैप्टर हमारा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स में तो हमने रिप्रोडक्शन करा करके उस मुद्दे को वहीं दफन कर दिया। अब बात आती है हम ह्यूमंस की। आखिर हम ह्यूमंस कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, कैसे हमारे में जायगोट का फॉर्मेशन हुआ, कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज क्योंकि हमारे बॉडी से रिलेटेड है, इसलिए हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना है। क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ आपको एग्जामिनेशन में पास होने के लिए समझना है। ये टॉपिक अगर काउंसिल ने हमारे सिलेबस में डाला है तो वो डाला इसलिए है कि हम इस चीज की नॉलेज ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस नॉलेज को मेरे साथ। और चैप्टर हमारा चालू होगा आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां पर हम सबसे पहले ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानेंगे। इसके बाद हम चलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार करके फिर हम दोनों का फर्टिलाइजेशन कराएंगे, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इम्प्लांटेशन, डेवलपमेंट एंड बहुत से ऐसे स्टेप करते करते हम पार्टूरेशन में पहुंच जाएंगे। पार्टूरेशन में पहुंचने के बाद हमारा चैप्टर भी फिनिश होगा। काफी कुछ मिलता जुलता चैप्टर रहेगा हमारा ये प्लांट से। बस डिफरेंस क्या है कि भाई वो प्लांट्स है और हम एनिमल्स हैं, इसलिए थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। चलिए चलते हैं हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला पेज, जहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कि हमारा जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टॉपिक है ये रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले एक बात जान लें, रिप्रोडक्शन दुनिया का एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप और हम मौजूद हैं, दुनिया पे अदर ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस बना हुआ है, तो प्रोसेस है हमारा रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आपको डिफिनेशन मिलती है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। सिंपल सी बात है यार, अपने ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे यंग वंस को अगर जनरेट करता है तो आप उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरेंट्स। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब है कि हम रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का यूज करते हैं। जब कभी सेक्सुअली टर्म आता है यानी गैमीट्स, जैसे प्लांट्स हमारे गैमीट्स यानी पॉलन ग्रेन को बना के यूज करते हैं, तो जब गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। विविपेरस का मतलब क्या है, अर्थ पे एनिमल्स को देखा जाए तो एनिमल्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करने के दो तरीके यूज करता है। या तो वो यंग वंस एग के फॉर्म में अपने यंग वंस को जनरेट करता है, या तो वो एग प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज वो बेबी लेइंग करेगा, वो बेबी लेइंग होगा। अगर वो एग प्रोड्यूस कर रहा है तो बोल देते हैं हम लोग ओविपेरस। क्या बोलेंगे? ओविपेरस। लेकिन अगर वो बेबी लेइंग है तो विविपेरस। आगे जाकर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ओविपेरस में बेबी लेइंग था या एग लेइंग था। तो आप उस जगह पे ऐसा समझें कि ओविपेरस यानी कि अगर आप ओविपेरस लिखते तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ओवी यहां से स्टार्ट होगा फिर बाकी पैरस। तो ओवी देखिए कुछ एग जैसा ओ बना है, और इस एग जैसे ओ से आप समझ जाएंगे कि ये एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है। कुछ ऐसे आपको कैच करना है कि ओवी पैरस में ओ आ रहा है और ओ यानी एग जैसा शेप है हमारे इस ओ का, इसलिए ये बन गया क्या, ओवी पैरस ऑर्गेनिज्म। आगे चलते हैं, अगर हम ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमन में हमारे एक मेल है और दूसरी हमारी फीमेल है। एक हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सीक्वेंस को याद रखिए हमेशा कि रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ने बैठे हुए हैं तो सबसे पहले हमें बात याद रखनी है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब है कि अपने जैसे यंग वंस को जनरेट करना ही रिप्रोडक्शन है। फिर ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन विविपेरस ऑर्गेनिज्म है बिकॉज वो बेबी लेइंग करता है। एंड जब हम रिप्रोडक्शन की बात ह्यूमन में कर रहे हैं तो ह्यूमन में हमें दो वैरायटीज देखने को मिलती हैं जिसमें मेल और फीमेल हो गया। सबसे पहले हम उठा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। चलिए आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर चलते हैं।
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने 4 पार्ट किए हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। यानी ये 4 पार्ट हमारे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। फर्स्ट पार्ट पे आता है हमारा पेयर्ड टेस्टिस, सेकेंड पे एक्सेसरी डक्ट्स, थर्ड पे एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड फोर्थ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि पेनिस। यानी 4 चीजें शुरुआत करनी। देखिए यहाँ पर आप सब टेक्निकल चीजें चलेंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया, सर ने बोला कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 पार्ट हैं। सबसे पहला आ रहा है आपका पेयर्ड टेस्टिस। टेस्टिस जिसे हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं, कई बुक से लिख देती हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा पेयर्ड टेस्टिस। बिकॉज टेस्टिस नहीं होते तो शायद स्पर्म का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। और मेल रिप्रोडक्शन अगर कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है और वो है स्पर्म का बनना। और वो स्पर्म बन रहे हैं हमारे कहां पर, पेयर्ड टेस्टिस पे। इसलिए हम पेयर्ड टेस्टिस को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स आते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स है क्या बेटा? एक्सेसरी डक्ट्स का मतलब ये है कि अगर टेस्टिस में आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो ये किस डक्ट्स के थ्रू आपके पेनिस के थ्रू बाहर बॉडी के जाएंगे। तो जो ये आप पूरा पाइप सिस्टम देखते हो, अभी से मैं इसके बारे में एक चीज और एक्सप्लोर करूंगा, अभी केवल बस लाइट बस समझा रहा हूं आपको। तो जो आपका एक्सेसरी डक्ट्स है, ये एक्सेसरी डक्ट्स एक पाइपलाइन है, यानी टेस्टिस से स्पर्म को निकालना और निकाल करके पेनिस से बाहर निकालना, ये पूरा हमारा एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स में क्या है? पहली डक्ट है रेटे टेस्टिस, सेकंड वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। पाइप्स के नाम अजीब हैं, अभी मैं आपको फंडा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। एक्सेसरी डक्ट्स में चलाइए तो वासा एफरेंसिया, सबसे पहला पाइप वासा एफरेंसिया, या इसी को हम बोल सकते हैं वास एफरेंस। वासा एफरेंसिया प्लूरल टर्म है, जबकि वास एफरेंस सिंगुलर टर्म है। तो दोनों में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। अगर एक पाइप को आप डिनोट करते हैं तो वास एफरेंस राइट कर दीजिए, मोर देन वन पाइप को डिनोट करेंगे तो वासा एफरेंसिया। याद रखिएगा जहां पर TIA लगता है वो यहां पर प्लूरल हो रहा है। रेटे टेस्टिस से स्पर्म निकाले गए, वास एफरेंसिया पे भेजे गए, वास एफरेंसिया ने चीजों को भेज दिया कहां पर? भेज दिया एपिडिडाइमिस के पास, एपिडिडाइमिस ने इसको भेज दिया वास डिफरेंस के पास। देखिए अब लिखा है वास डिफरेंस, अगर यहीं पर हम डिफरेंसिया कर दें तो बन जाएगा वासा डिफरेंशिया, यानी मोर देन वन वास डिफरेंस। तो टेस्टिस में जब स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, स्पर्म का फॉर्मेशन एक खास ट्यूब्यूल्स में होता है, उन ट्यूब्यूल्स को हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहेंगे। अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं करके। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म को बना करके डाल देता है कहां पर? वासा एफरेंसिया में। वासा एफरेंसिया से उसे ट्रांसफर किया जाएगा एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस से भेजा जाएगा वास डिफरेंस में। चलिए एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात कर लें हम। एक्सेसरी ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है? मेल में पेयर्ड टेस्टिस ने स्पर्म को बनाया, डक्ट स्पर्म को टेस्टिस से लेके जा रही हैं, ग्लैंड्स या जो भी हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स है ये क्या करेंगी? याद रखिए केवल अकेले स्पर्म में पावर नहीं है, सिर्फ अकेले स्पर्म में पावर नहीं है कि वो स्पर्म सेल को लेके बाहर चला जाए। स्पर्म को लेके जाने के लिए हमें फ्लूइड्स की जरूरत पड़ती है, हमें कुछ लुब्रिकेशन फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, और वो लुब्रिकेंट फ्लूइड या सीमेन वो हमें देंगे हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स। सबका अपना अपना काम है, बताते चल रहा हूं। एक्सेसरी ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये सेक्रेशन करती हैं। जैसे 3 ग्लैंड्स हमारे पास है, प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली 1 होती है, सेमिनल वेसिकल 2 होती है यानी 1 पेयर, काउपर्स ग्लैंड जैसे का दूसरा नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी क्या होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड या कौन सी ग्लैंड पेयर में होती है? तो आपकी ग्लैंड हो गई पेयर में काउपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल हो गई, ये भी पेयर में होती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये सिंगल होती है। ये हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स है। जरूरी है हमारे स्पर्म को यहाँ से दौड़ लगानी है और दौड़ लगाते लगाते जाना है। इसको खाना भी चाहिए, इसको लुब्रिकेशन भी चाहिए। तो इसको खाना और लुब्रिकेशन कहाँ से मिलेगा? इसको खाना और लुब्रिकेशन हमें देंगे हमारे ग्लैंड्स।
देखिए बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर तो सेमिनल वेसाइकल, एक ग्लैंड ये दिख रही है सेमिनल वेसाइकल, फिर आप मिल जाएगा क्या प्रोस्टेट ग्लैंड, अब इसको और क्लियर कर रहा हूँ। दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, वो इस जगह होती है। एनसीईआरटी में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को दिखाया नहीं गया है, लेकिन वो इस जगह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, यानी 3 ग्लैंड्स हो गई हमारी। चौथा हमारा है एक्सटर्नल जेनिटलिया, यानी हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन। हम एनिमल्स रिप्रोडक्शन के लिए खास तौर पे एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज करते हैं, और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा है एक्सटर्नल जेनिटलिया, या इसी को हम पेनिस कहते हैं। ये हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन है। चलिए फिर से रिवाइज करते हैं, आई होप लर्न हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपका आया 1 पेयर टेस्टिस, दूसरा हमारा क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एंड देन एक्सटर्नल जेनिटलिया। एनसीईआरटी 4 चीजों को बताती है, वो 4 चीजें मैंने आपको बताई कि ये पार्ट हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये चारों मिल के यूनिट की तरह काम करते हैं और हमारी इस धरती पे सुख सुविधा फैलाते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक चीज का जरा ऑपरेशन करते हैं। चलिए हमारा पहला बात आती है हमारे पेयर टेस्टिस आ गए। सबसे पहले सारी डिटेल हमारे पेयर टेस्टिस पे ध्यान लगा के बैठ जाइए, क्वेश्चन बनने वाले हैं इस पे। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हमारा दैट प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन, हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? बिकॉज स्पर्म के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, और स्पर्म जो आ रहा है वो हमारे टेस्टिस प्रोवाइड करा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो हमारे स्पर्म को और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल हार्मोन है, ये हमारा मेल हार्मोन है जो आप में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ आप में जो मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके लिए भी हमारा रिस्पॉन्सिबल टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टिस आर फॉर्म विद इन एब्डोमेन। जब हमारी टेस्टिस बनती है फ्रेंड्स, तो टेस्टिस बेसिकली अगर देखें तो ये एक लगभग 8 मंथ का एक एम्ब्रियो का डायग्राम दिखाया जा रहा है कि आप सबसे पहले देखिए ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ते को हम बोलते हैं इनगुइनल कैनाल। ये रास्ता हमारा है इनगुइनल कैनाल। इस रास्ते से, क्योंकि 8 महीने के पहले यानी जब आप एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं, जब आप फीटस बनते हैं, फीटस आपकी डिलीवरी होती है कितने मंथ पे? 9 मंथ पे आप डिलीवरी होती है। लेकिन आप में 9 मंथ के पहले 8वें महीने पे चले जाएंगे तो उसके पहले आपका आपके टेस्टिस यहीं पर मौजूद होता है। टेस्टिस आपके एब्डोमेन में ही होता है, लेकिन जैसे ही आप 8 महीने के हो गए एम्ब्रियो, उसके बाद आपका जो टेस्टिस है वो टेस्टिस इनग्यूइनल कैनाल के थ्रू नीचे चला आता है, और जिस मस्कुलर पाउच में रहता है उस मस्कुलर पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। उस मस्कुलर पाउच को हम स्क्रोटम कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि देखिए जो हमारा टेस्टिस है ये बिफोर 8 मंथ, जब हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे हैं तो हमारे इनग्यूइनल कैनाल में रहता है, यही रहता है एब्डोमेन में। लेकिन आफ्टर 8 मंथ या 8 मंथ के लास्ट तक में हमारा ये टेस्टिस डिसेंड होकर के ये चला आता है स्क्रोटम में, और स्क्रोटम में हमारा आकर के ये एक मस्कुलर पाउच में बंद रहता है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ अपने स्टाइल में। ये टेस्टिस का पार्ट है, ये टेस्टिस हमारी कवर है एक मस्कुलर पाउच में। ये एक मस्कुलर पाउच है। अगर मैं इस रेड वाले को रिमूव कर दूं तो आई होप शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आप रेड कलर का पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट एक ऐसे शेप में है, थोड़ा सा ओवल शेप में है। तो ये रेड कलर का पार्ट थोड़ा सा ओवल शेप में है, और ये आपका टेस्टिस हो गया। देखिए डिफरेंसेस क्या है दोनों में समझता हूँ। ये आपका टेस्टिस हो गया, लेकिन टेस्टिस एक मस्कुलर पाउच में बंद है, और इस मस्कुलर पाउच को हम बोलते हैं
स्क्रोटम। इस मस्कुलर पाउच का नाम है स्क्रोटम। हमारा टेस्टिस की बात आती है, यहाँ पर आपका सीबीएसई में क्वेश्चन बनता है, यहीं पर आपका नीट में भी क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम। तो सबसे पहली बात कि टेस्टिस जो वन पेयर्ड में है, ये टेस्टिस हमारे थाई के बीच में हैंग होते हैं और ये जिस चीज से कवर्ड है, जिस मस्कुलर स्ट्रक्चर से कवर्ड है, उस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम कहते हैं। यानी बेसिकली हम जब किसी के टेस्टिस देखेंगे तो वो हम उसका स्क्रोटम देख रहे हैं और उस स्क्रोटम में हमारा टेस्टिस प्रेजेंस होता है। तो इस स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? इस स्क्रोटम ने एक काम किया, सबसे पहले तो ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। टेस्टिस कहता है मैं स्पर्म बनाऊंगा, लेकिन स्पर्म बनाने के लिए आप अपने बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बिलो रखिए। यानी कि हमारे टेस्टिस को कहना है कि भाई हमारे टेस्टिस को बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम रखिए, तब मैं स्पर्म का अच्छा प्रोडक्शन करूंगा। तो सबसे पहली बात आ जाएगी कि स्क्रोटम का फंक्शन क्या है। तो स्क्रोटम प्रोवाइड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है क्या? वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि आपके स्क्रोटम का, आपके टेस्टिस का टेम्परेचर बिलो होना चाहिए 2 to 3 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। टेस्टिस ने ये बताया स्क्रोटम से, स्क्रोटम ने कहा ठीक है भाई, मैं बॉडी का टेम्परेचर कर दे रहा हूँ बिलो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस योर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इतना करने पे स्क्रोटम एक और आज की बात बता दूं, आप देखेंगे, खासकर मेल्स की बात करता हूं क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, आप देखेंगे समर सीजन में स्क्रोटम ज्यादा हैंग हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं स्क्रोटम, बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है तो वो बॉडी से दूर जाएगा। और यही विंटर सीजन में आपके स्क्रोटम आपकी बॉडी से अटैच रहेगा, बिकॉज बाहर ठंडक है, उसको बॉडी के टेम्परेचर से मैच करना है थोड़ा बहुत। इसलिए स्क्रोटम जो मस्कुलर पाउच है, ये मस्कुलर पाउच डिसेंड होता रहता है और श्रिंक भी होता रहता है। पहला काम तो स्क्रोटम ने ये किया जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करने जा रहा है। किसको प्रोवाइड करने जा रहा है? टेस्टिस को प्रोवाइड करने जा रहा है। किस लिए करने जा रहा है? फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। फॉर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए इसने टेम्परेचर प्रोवाइड कराया कमा। अब दूसरा है कि ये इसको प्रोटेक्ट भी दे रहा है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर का काम करता है जो उसे एक्सटर्नल शॉक से बचाने का भी काम करेगा। ये देखें क्वेश्चन पॉइंट था, मैं इसको अलग जाता हूं, फिर से आ जाए अपने पॉइंट पे। सारी चीजें वही हैं। थ्रू इंग्यूनल कैनाल द लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस then the less than the body temperature of scrotum help for proper functioning of testis and for spermatogenesis. The formation of sperm is known as spermatogenesis, यानी sperm के फॉर्मेशन को ही spermatogenesis बोला गया। चलिए ये हमने जान लिया। अब टेस्टिस के हम कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आने की बात करेंगे। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? तो पहले तो हमने टेस्टिस की लोकेशन को जान लिया कि टेस्टिस की लोकेशन क्या है। टेस्टिस स्क्रोटम में था, स्क्रोटम का फंक्शन क्या है वो जान लिया। अब हम लोग टेस्टिस को कट करेंगे, यानी एक तरीके से टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करते हैं और देखते हैं आखिर टेस्टिस के अंदर होता क्या है। चलिए आ जाइए मेरी स्टाइल में। कभी आप भी ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये टेस्टिस का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिखाने जा रहा हूँ कि टेस्टिस को अगर लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो हमें टेस्टिस में क्या अपीयर होगा। हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर,
रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है जो ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और देखिए ढेर सारे मैंने ये पाइप निकाले हैं, येलो से पाइप जा रहे हैं, दूसरे से अटैच हो रहे हैं। वासा एफरेंशिया, आपको एक डायग्राम सिंपल फॉर्म में समझाने के लिए मुझे करना पड़ रहा है। आप ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, ये है हमारा एलएस ऑफ ओव्यूल, सॉरी ओएलएस ऑफ टेस्टिस। एलएस ऑफ टेस्टिस देख रहे हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अब जब भी आप ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो सबसे पहला पार्ट दिखाई पड़ता है, यानी ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है इस जगह पे, इसे बोलते हैं ट्यूनिका अल्ब्यूजिनियम। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनियम, ये हमारा ट्यूनिका अल्ब्यूजिनियम एक मस्कुलर स्पेक है, मस्कुलर पार्ट है हमारे टेस्टिस का। टेस्टिस को यूं कट किया गया है, यूं लॉन्गिट्यूडनली। अंदर आप देखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ब्रैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कई ज्यादा संख्या में सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो आप हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर के, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में पाया जा रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ही सारे टेस्टिस का करता धरता है, बिकॉज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही फॉर्मेशन करने वाला है यहाँ पर स्पर्म का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बने हुए स्पर्म भेजे जाते हैं ये एक हल्के से नेटवर्क में। इसी नेटवर्क को हमने बोला रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस, ये हमारा रेटे टेस्टिस है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के साथ जुड़ रहा है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अपने मटेरियल को रेटे टेस्टिस में देता है। फिर देखिए डक्ट सिस्टम में मैंने बताया था रेटे टेस्टिस जहां पे मिल रहा है वो हमारा पार्ट है वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया, ये हमारा वासा एफरेंसिया है जो रेटे टेस्टिस इस मटेरियल को स्पर्म को भेजेंगे जिस ट्यूब्यूल्स में, वो ट्यूब्यूल्स हमारा है वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया देखिए एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में जा रहा है, जिसे हम बोलेंगे एपिडिडर्मिस। एपिडिडाइमिस हो गया। अब देखिए एपिडिडाइमिस जिस पार्ट, देखिए अभी तक यहाँ क्वाइल्ड है, नाम क्यों बदल रहे हैं? नाम बदलने का कारण है यहाँ पर हाईली नेटवर्क था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोल दिया, ये नेटवर्क थोड़ा सा पतला हुआ, रेटेड टेस्टिस बोल दिया। नेटवर्क जब टेस्टिस से बाहर निकलने वाला था तो और थिन हो गया, 7 से 8 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, वासा एफरेंसिया हो गया। वासा एफरेंसिया जब टेस्टिस से बाहर जाने लगा तो एपिडिडाइमिस हो गया। एपिडिडाइमिस अभी क्वाइल्ड था, लेकिन एपिडिडाइमिस जब बाहर हो गया टेस्टिस से पूरी तरीके से, तो ये बन गया वास डिफरेंस। ये देखिए सारा डक्ट सिस्टम था, क्या बन गया? वास डिफरेंस बन गया। यानी एटलीस्ट हमारा स्पर्म जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना वो काफी लंबी दूरी तय करके पहुंचा रेटे टेस्टिस के पास, उसके बाद वासा एफरेंसिया के पास, वासा एफरेंसिया के पास एपिडिडाइमिस के पास, एंड एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस के पास। सारा सिस्टम क्लियर है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। इसके बाद सीधे इनको अब यूरेटर ही मिलने वाले हैं। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं घर के डायग्राम्स में। Each testis is oval in shape, length 4 to 5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं भाई, 4 to 5 सेंटीमीटर है, रहने दीजिए 4 to 5 सेंटीमीटर। Width 2.2 to 3 centimeter. Each testis has about 250 testicular lobules. 250 testicular lobules है जो मैंने आपको अभी दिखाए थे सैक लाइक स्ट्रक्चर।
Each lobule contain 1 to 3 coiled seminiferous tubule, 1 से 3 coiled seminiferous tubule, जो भी लास्ट पेज में मैंने आपको येलो कलर से शो किए थे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, अब देखिए बोर्ड में एक ये क्वेश्चन आता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। अब हमने एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को कट किया, यानी जो क्वाइड ऐसे क्वाइड स्ट्रक्चर था हमने उसको यूं कट किया। जब हमने उसको यूं कट किया तो अंदर का हमें नजारा कुछ ऐसा दिख रहा था। ये पूरा स्ट्रक्चर सर्कल शेप में था, ये पूरा सर्कल था ऐसे। ये हमने आपको छोटा सा सेक्शन ले लिया क्योंकि ऐसे पूरा, ये हमने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया हुआ है आपको दिखाने के लिए। चलिए देखते हैं सेक्शन को। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पे हम जब जाएंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो सेल्स होती हैं यानी जो पाइप है उसके बेस पर हमारी जर्म सेल्स पाई जाती हैं और उस जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम। ये हमारी जर्म सेल है, इसका नाम है स्पर्मेटोगोनियम। इन्हीं से स्पर्म के बनने का सिलसिला चालू होगा। स्पर्मेटोगोनियम के बाद आप देखेंगे ये प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, तो ये मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में बताऊंगा। आपके और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं वो देख लीजिए। देखिए स्पर्मेटोगोनिया ये हो गई। आपसे कोई पूछेगा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में कौन सी दो सेल्स पाई जा रही है मोस्टली, तो आप तो एक बताएंगे जर्म सेल के बारे में, दूसरा बताएंगे सेल्स ऑफ सर्टोली के बारे में। ये देखिए लिखा SERTOLI, यानी इसको बोलते हैं सेल्स ऑफ सर्टोली। दो क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर लीजिए कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टू टाइप की सेल्स कौन सी हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में टू टाइप की जो सेल्स हैं, वन सेल इज जर्म सेल एंड अनदर वन इज सेल्स ऑफ सर्टोली। सवाल उठता है कि सेल्स जर्म सेल का तो पता चल गया कि ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे, बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल्स ऑफ सर्टोली। बेसिकली सर्टोली नेम के साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी थी और इसलिए इसका नाम पड़ गया सेल्स ऑफ सर्टोली। सर्टोली का फंक्शन होता है हमारे इस बनने वाले स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, उसको मैच्योर करना। पॉइंट नोटेबल है, नोट कर लीजिएगा कि जो हमारी सेल्स ऑफ सर्टोली है इनका फंक्शन क्या है, ग्रोइंग स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, स्पर्म को मैच्योर बनाना, एंड थर्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को शेप देना, क्योंकि ये एज लाइक पिलर वर्क करती हैं तो इसको शेप देने का भी काम करती हैं। ये सेल्स ऑफ सर्टोली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ये नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में, ये एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर हम देखें अगर तो वही पता चला कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होती है। वही स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का मतलब भी होता है जर्म सेल्स, और वो है क्या हमारी स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल एंड सेल्स ऑफ सर्टोली। सपोर्टिंग सेल्स है, मैंने बोला ये सपोर्ट कर रही हैं, एज लाइक पिलर का काम कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं ऐसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को। सर्टोली सेल्स गिव शेप एंड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया। जो हमारा डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया है उसको नरिशमेंट देने का काम कर रहे हैं, यानी कि उसको न्यूट्रिशन देने का काम कर रहे हैं। तो इस पेज से हमारा दो क्वेश्चन बना इंपॉर्टेंट। सबसे पहला ये कि कौन सी टू सेल्स, यानी जब आप डिस्क्राइब करें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को तो आप बोलेंगे सर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक सेल की इनर लाइनिंग होती है जिसे हम बोलते हैं सर स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया सर मेल जर्म सेल है जो आगे जाकर के एक मैच्योर स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करता है, दैट्स द स्पर्म। फिर दूसरी जो सेल है सर वो सेल है आपकी सर सेल्स ऑफ सर्टोली। सर ये जो सेल्स ऑफ सर्टोली सेल है ये सेल सर करती क्या है, हमारे स्पर्म को मैच्योर करती है और उसे नरिशमेंट देने का काम करते हैं। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे लर्न करने वाले थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम अब देखते हैं कि सेल्स ऑफ सर्टोली, सेल्स ऑफ सर्टोली यानी कि जो हमारा ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था ये तो ऐसे है, लेकिन कह रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में भी सेल्स पाई जाती हैं, सराउंडिंग में भी सेल्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहली बात तो इस सराउंडिंग एरिया को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल सेल कह लीजिए।
हालांकि इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं ये दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लगा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है ग्रीन पार्ट में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स लगी हुई है पाइप पूरा, यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया है। इस स्पर्मेटोगोनिया के सराउंडिंग में भी सेल्स पाई जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, और उसे हम यहाँ पे नाम देते हैं क्या, इंटरस्टिशियल स्पेस है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारी पाई जाती हैं क्या चीजें, देखिए स्मॉल ब्लड वेसल्स, हाँ स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जाएंगी, कोई बात नहीं भाई, पहले तो स्मॉल ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी छोटी कैपिलरीज हैं ये पाई जा रही हैं। दूसरे की चीजें पाई जा रही हैं, दूसरा हमारा पाया जा रहा है इंटरस्टिशियल सेल, या इसी का दूसरा नाम है लीडिंग सेल। इंटरस्टिशियल सेल या इसी का नाम है लीडिंग सेल, जो पाई जा रही है हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस पे। ध्यान से मैं कह रहा हूँ, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये है, एक दूसरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये लगा है, इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो स्पेस है, उसे हम कह रहे हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू। और उस इंटरस्टिशियल टिश्यू में क्या मिल रहा है, हमें इंटरस्टिशियल टिश्यू में मिल रहा है ब्लड कैपिलरीज मिल रही है, हमें इंटरस्टिशियल सेल मिल रही है जिसे रेडिक सेल्स कहते हैं, और तीसरा इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल पाई जाती हैं जो हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को इम्यूनिटी देने का काम कर रहे हैं, उसमें इन्फेक्शन होने से बचा रहे हैं, वो भी पाई जा रही है। क्वेश्चन यहाँ पर जो बनता है आपके बोर्ड के लिए, वो क्वेश्चन ये है, फंक्शन क्या है लीडिंग सेल का, तो लीडिंग सेल सेक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन। ये वही एंड्रोजन है, ग्रुप है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, जो आप में मेल पर्सनालिटी लाता है, आप में स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रोसीड करता है, ये वही है। तो वहां हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो सेल्स देखी थी, कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया, एंड दूसरी थी हमारी कौन सी सेल, सेल्स ऑफ सर्टोरियम। तीसरी सेल हमारी ये इंपॉर्टेंट है, लीडिंग सेल, जो इंटरस्टिशियल स्पेस पे पाई जा रही है, यानी दो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में जो गैप था, उस गैप पे पाई जा रही है हमारी इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हमने नाम दिया है लीडिंग सेल। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो चीजें देखी, अगर हम स्टार्टिंग से एंड पे जाएंगे, अगर हम स्टार्टिंग से एंड पे जाते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक उठा था वो हुआ था कि आज हमें पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहुंचे तो ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर रहा था, विविपेरस मोड अपना रहा है। सेकंड थिंग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है, मेल एंड फीमेल। हमने पहले मेल को उठा लिया। जब मेल उठाया तो हमने पता चला कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या थे, 4 थिंग्स थी। मेन टेस्टिकुलर पेयर था हमारा, 1 पेयर टेस्टिकुलर टेस्टिस, था हमारा क्या, एक्सेसरी डक्ट्स, नेक्स्ट था हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स, एंड लास्ट था क्या हमारा, जो भी हमारा कॉपुलेटरी ऑर्गन था, एक्सटर्नल जेनेटिलिया मींस पेनिस। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि भाई टेस्टिस क्या है, तो वहां पर हमें पता चला कि टेस्टिस पे जब पहुंचे तो टेस्टिस ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये कहां प्रेजेंस है, तो स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या था, स्क्रोटम आपका क्या है, एक मस्कुलर पाउच है जो ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। वहां वो क्वेश्चन जाना। फिर हम पता चला भाई कि टेस्टिस के अंदर पहुंच गए, तो टेस्टिस के अंदर हमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिला, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाकर रेटेड टेस्टिस में देगा, रेटेड टेस्टिस स्पर्म भेज रहा है वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया एपिडर्मिस में भेज रहा है, एपिडर्मिस वास डिफरेंस में भेज रहा है, वास डिफरेंस चीजों को कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट। देखिए है क्या, ये टेस्टिस था, डक्ट सिस्टम समझिएगा। टेस्टिस के अंदर तो मैंने दिखाई दिया था उधर कि टेस्टिस के अंदर रेटेड टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, वास डिफरेंस, एपिडर्मिस, आगे पहुंचे हम कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट। यानी जब स्पर्म यहां से जा रहा था तो यहां पर जब आया तो इस जगह पे कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट। ये कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट क्या होता है, यहां पर ग्लैंड्स भी ओपन हो रही है और यहां से स्पर्म को प्रेशर के साथ फेंका जाता है। एजैकुलेटरी डक्ट ही प्रेशर बनाता है, क्योंकि जो वजाइनल ट्रैक है वहां पर हमारे स्पर्म को काफी हद तक पेनिट्रेट करना है, इसलिए उसको प्रेशर के थ्रू हमारा कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट पंप करता है। उसके बाद देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, आपने देखे डॉट में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, यानी ये हमारा एक स्पर्म के जुड़े हुए एक्सेसरी डक्ट्स थे जो स्पर्म को टेस्टिस से लेकर के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में और एक बार इसका फिर से रिवाइज मारेंगे, हमारा जो डक्ट है डक्ट्स के बारे में फंडा आपको दूंगा नेक्स्ट टर्न पे, पाथ ऑफ स्पर्म के लिए फंडा दूंगा आपको नेक्स्ट टर्न पे, साथ ही साथ एक्सेसरी ग्लैंड्स के और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में आपको बताऊंगा। आई होप कि आज
टॉपिक आपके समझ में अच्छे से आया होगा। घर पे रिवीजन जरूर करते रहें और हमारे आरटी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉलो भी जरूर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंचे। ओके फ्रेंड्स, डाउट्स आपके कोई भी हो कमेंट बॉक्स पे आप डाउट्स के लिए भी कमेंट्स कर सकते हैं और जो भी आपको सुझाव देना हो वो भी दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।